माँ, माँ, भैया। माँ। अरे भैया आप आ गए? जी हाँ मैं आ गया। अच्छा ये बता तेरे एग्जाम्स की तैयारी कैसी चल रही है? टॉपर्स लिस्ट में नाम देखना मुझे तेरा। डिस्ट्रिक्ट मैजिस्ट्रेट अशोक चौधरी की बहन हूँ मैं। टॉप करूंगी, नाक नहीं कटने दूंगी। That's like my sister। अच्छा ये बता माँ कहाँ है? माँ कोप भवन में। कोप भवन? अरे भाई ये महाभारत और रामायण का जमाना कहाँ से आ गया? माँ कोप भवन में क्यों चली गई? अब इतने भोले भी मत बनिए भैया। डिस्ट्रिक्ट मैजिस्ट्रेट होने के बावजूद आपको पता नहीं माँ आपसे क्यों नाराज हैं। इस बार उन्होंने ठान ली है कि आपकी शादी कराए बिना नहीं मानेगी। Oh my God, ये तो मुझे लगता है बहुत ही भयंकर गुस्सा है। मुझे लगता है मुझे ही माँ से बात करनी पड़ेगी। तो काम कर, तू मुझे कप कॉफी पिला दे, ठीक है? रुक रुक रुक। ये तो बता माँ का कोप भवन है कहाँ? माँ का कोप भवन आपकी लाइब्रेरी में है। Oh my God। माँ, 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 लगता है बहुत नाराज है। देख माँ, 6 सालों से हम दोनों के बीच में रस्साकसी चल रही है। तू मेरी शादी करवाना चाहती है और मैं उससे पहले अपनी बहन मीना के हाथ पीले करना चाहता हूँ। अरे तो कैसा डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट है रे? जब तू अपनी माँ की फरियाद पूरी नहीं कर सकता तो इस गरीब जनता की फरियाद क्या सुनेगा? अरे माँ ऐसा मत बोल, कहीं अगर सरकार ने ये बात सुन ली तो मेरा ट्रांसफर फौरन रुकवा देगी। क्या फिर से तेरा ट्रांसफर हो गया? हाँ माँ, मेरा ट्रांसफर हो गया भवानीपुर। सरकार तुझसे इतनी नाराज है कि पिछले 3 सालों में 2 बार तेरा ट्रांसफर हो गया? अरे नहीं माँ, सरकार मुझसे नाराज नहीं है, बल्कि ये तो मेरी एफिशिएंसी है कि जिस जिले में भी इंतजाम काबू से बाहर हो जाते हैं सरकार फौरन मेरा ट्रांसफर वहां कर देती है। तो ये तो याद होगा ना जब हम यहाँ आए थे, क्या हाल थे यहाँ के अमन चैन के? अगर तेरा इसी तरह से ट्रांसफर होता रहा तो तेरी माँ को अमन चैन कब मिलेगा? ये तो तू जानता है ना, मैं बहुत परेशान हूँ तेरी शादी के लिए, लेकिन तू हर बार कोई ना कोई नया बहाना बना देता है और इस बार मीना की शादी का बहाना बना दिया। नहीं 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 माँ, ये बहाना नहीं है, सच है। अच्छा देख, अब ये सारी बातें छोड़, मुझे भवानीपुर जाना है, बहुत सारी तैयारी करनी है। जानती है माँ, भवानीपुर एक बहुत ही पुराना इलाका है जहाँ सब कुछ पुराने तरह से चल रहा है। वहाँ जाकर भी मुझे सब कुछ ठीक ठाक करना होगा। क्या ठीक ठाक करना होगा भैया? मीना, तेरे भैया का ट्रांसफर हो गया है। क्या मतलब? मतलब फिर से हमें झोला कमंडल लेके यहाँ से भी जाना पड़ेगा? नहीं फिलहाल नहीं, अभी तो सरकार ने टेम्पररी बेसिस पे मेरे वहाँ रहने का इंतजाम किया एक सर्किट हाउस में। देख बेटा, तेरा ट्रांसफर हो गया है तो तुझे जाने से नहीं रोकूंगी मैं, लेकिन मैंने तेरे लिए एक लड़की देखी है और मैं चाहती हूँ कि तू जाने से पहले उसे एक बार देख ले। लेकिन माँ, पहले मेरी बात सुन ले। मैं तुझे लड़की की तस्वीर भी दिखा सकती थी, लेकिन नहीं दिखाई क्योंकि मैं जानती हूँ तू एक बार उस लड़की को देख लेगा ना तो देखते ही पसंद कर लेगा। देख माँ, इस समय मेरे जहन में सिर्फ भवानीपुर है। भवानीपुर की समस्या है, वहाँ जाकर एक बंगला मिलते ही तुम दोनों को बुलाना है। तो ठीक है, फिर तू भी सुन ले, मैं तब तक यहाँ से नहीं निकलूंगी जब तक तू उस लड़की को देख नहीं लेता। देख माँ, ये सब कुछ बाद में देखा जाएगा, फिलहाल तो मुझे भवानीपुर जाने की तैयारी करनी है। तेरी जाने की तैयारी तेरी माँ करेगी क्योंकि अभी तक तेरी माँ रिटायर नहीं हुई है। ओह माँ, माय लवली माँ। क्या हुआ मदन सिंह? साहब, कोई औरत हो। पता करो उसे कहाँ जाना है, रात का वक्त है, कोई मुसीबत ना हो। जाओ। जी साहब। कहिए क्या बात है? साहब, हमारी बस छूट गई है, भवानीपुर तक छोड़ दीजिए हमें। ठीक है, मैं साहब से पूछता हूँ। साहब, वो कहती है उसकी बस छूट गई, उसे भवानीपुर जाना है। ठीक है, बिठा लो गाड़ी में। जी साहब। आप आ जाइए। आप पीछे बैठ जाइए, मैं आगे बैठ जाऊँ। आइए।
आपको कहाँ उतरना है बता दीजिएगा। भवानीपुर चुंगी नाके पे उतर जाएंगे हम। ठीक है। क्या हुआ मदन सिंह? ये देखता हूँ। क्या हुआ मदन सिंह, कुछ पता चला? देख रहा हूँ सर। क्या हुआ था मदन सिंह, सब कुछ ठीक है ना? कुछ नहीं साहब, भड़गाड़ में कुछ अटक गया था। ठीक है चलो। सुनिए, चुंगी नाका आ रहा। क्या हुआ मदन सिंह? साहब वो औरत गाड़ी में नहीं है। क्या? मुझे लगता है जब तुमने रास्ते में गाड़ी रोकी थी वहीं उतर गई होगी। अजीब होते हैं ये गांव के लोग। तुम चलो। जी साहब। नमस्कार साहब, मैं हनुमान प्रसाद आपके लिए आया हूँ। बाकी सब अफसरान सर्किट हाउस में आपका इंतजार कर रहे हैं। ठीक है, बैठ जाओ गाड़ी में। यस। सर, ये फूल। ओह, थैंक यू सो मच। सर ये मैं नहीं लाया, यहीं पे पड़ा हुआ था। एसपी राघवन सर। राघवन, तुम? अशोक, यार तुम यहाँ कैसे? मैंने पिछले हफ्ते यहाँ का चार्ज लिया है, लेकिन जैसे ही मुझे मालूम पड़ा कि डीएम अशोक चौधरी यहाँ पर आ रहे हैं तो मैंने सोचा चलो ड्यूटी निभाने के साथ साथ दोस्ती निभाने का भी मौका मिल जाएगा। अच्छा हुआ यार तुम यहाँ मिल गए। अच्छा, यही सर्किट हाउस है ना? ये नवाब असलम खान राहिला की हवेली थी जिसे गवर्नमेंट ने एक्वायर कर लिया है। मैंने सिक्योरिटी के तमाम पुख्ता इंतजाम कर दिए हैं। जब तक बंगले का इंतजाम नहीं हो जाता डीएम का टेम्परेरी हाउस यही रहेगा। वायरलेस स्क्वाड के साथ साथ मैंने तमाम जरूरी चीजें यहां पर मुहैया करा दी हैं अशोक। लेकिन इसके अलावा तुम्हें किसी भी चीज की जरूरत महसूस हो तो मुझे याद करना। हुजूर आदाब। आदाब। ये डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट साहब है, अशोक चौधरी। जी। खादिम को खादिम हुसैन कहती हो। ये यहाँ के केयरटेकर है, नवाब असलम खान के जमाने से इस हवेली की देखरेख कर रहे हैं। हुजूर, खादिम के रहते हुए आपको यहाँ पर किसी भी किस्म की कोई परेशानी नहीं होगी। और राघवन, अंदर चलकर एक कप चाय पी लेते? अरे नहीं अशोक, तुम लंबे सफर से आए हो, थक गए होगे। मैं तुमसे कल सवेरे मिलता हूं ना। हाँ यार, वैसे भी मुझे कल सुबह तमाम अफसरान से मिलना और यहाँ का चार्ज भी लेना। तो ठीक है, तुम आराम करो और मैं चलता हूं। ओके, गुड नाइट। गुड नाइट। टेक केयर। आइए हुजूर।
हुजूर, लगता है आज मौसम भी आपका इस्तकबाल कर रहा है। मुझे भी कुछ ऐसा ही लगता है। हुजूर, यह है आपकी आरामगाह। हुजूर, नहाने के लिए गर्म पानी रख दिया है। जब तक आप तैयार हो मैं खाना लगवाता हूं, और अगर हुजूर की कोई खास ख्वाहिश हो तो जरूर हुक्म करें, खादिम इंतजाम कर देगा। खादिम मियाँ, आज तो आप जो कुछ भी खिलाएंगे वही खा लेंगे। पसंद और नापसंद की जंग बाद में शुरू होगी। जैसी हुजूर की मर्जी। हुजूर, आप तशरीफ लाए हैं, जंग तो अब शुरू हो गई। वही गुलाब की तरह खिला हुआ चेहरा, वही मासूमियत, वही मुस्कुराहट, सब कुछ वही तो है। जैसे कि वैसे ही तो हो तुम। पता नहीं तुम्हें इस बात की खबर है या नहीं कि मैं कब से तुम्हारा इंतजार कर रही हूं। सुबह से आने वाली हवाएं तुम्हारे आने का पैगाम ला रही थी, और मैं उस रास्ते पर आंखें बिछाए तुम्हारा इंतजार कर रही थी। फिर
मैं तुम्हारी गाड़ी में बैठ गई। जी में तो आया कि एक बार घूंघट उठा दूं, पर अचानक अपने दिल पर काबू पाया, ये सोचकर कि तुम अब पहले वाले किशन नहीं रहे। लोग कहते हैं कि तुम इस जिले के बहुत बड़े मालिक बन गए। पता नहीं तुम्हें मेरी याद है भी या नहीं, पर अब तुम आ गए हो तो मैं तुम्हें सब कुछ याद दिला दूंगी, सब कुछ।
आदाब हुजूर, चाय। रात कैसे गुजरी हुजूर? माफी चाहता हूं, कल आपकी खिदमत में ये गुलाब पेश नहीं कर सकता। शुक्रिया। जी खादिम मियां, फरमाइए हुजूर। एक बात बताइए, आप इस हवेली में कितने सालों से हैं? सालों का हिसाब तो नहीं जानता हुजूर, लेकिन पुश्तों का हिसाब जरूर जानता हूं। पिछली 3 पुश्तों से इस हवेली का नमक खाया है हमने। मेरे मालिक नवाब असलम खान कर्ज के बोझ से दब गए और यह हवेली सरकार के कब्जे में चली गई। मेरे मालिक मुझे अपने साथ नहीं ले गए और सरकार ने मुझे इस हवेली की देख रेख के लिए यहां रख छोड़ा। खैर हुजूर, आज तो अपनी पसंद नापसंद बता दीजिए, क्योंकि जो कुछ भी बनेगा वो आपकी पसंद का बनेगा। ठीक है खादिम मियां, नाश्ता आपकी पसंद का, खाना मेरी पसंद। जी बेहतर है। आपकी पसंद मुझसे बेहतर कौन जान सकता है? मैं भवानीपुर के तमाम अफसरान और कर्मचारियों का शुक्रिया अदा करता हूं कि आप लोगों ने इस तरह मेरा स्वागत किया। मैं अपनी तरफ से आप लोगों को हर तरह का कोऑपरेशन देने का वादा करता हूं, लेकिन साथ साथ यह भी उम्मीद करता हूं कि आप सब भी मेरे साथ कोऑपरेट करेंगे, क्योंकि बिना आप लोगों की मदद के मैं इस डिस्ट्रिक्ट को एक अच्छा निजाम, एक अच्छी व्यवस्था नहीं दे सकता। एक बार फिर आप सबका बहुत बहुत शुक्रिया। थैंक यू ऑल सो मच। थैंक यू सो मच। थैंक यू थैंक यू थैंक यू। ओके अशोक, मैं भी चलता हूं। अरे राघवन, तुम कहाँ चले? अगर तुम्हारे पास थोड़ा समय है तो मेरे साथ सर्किट हाउस चलो ना। क्यों, कोई खास बात है क्या? वहीं चलो, वहीं चलकर बताऊंगा। ओके, लेट्स मूव। खादिम साहब, खादिम साहब। जी हुजूर। खादिम साहब, एसपी साहब तशरीफ लाए। आदाब हुजूर। आदाब। अच्छा सुनिए, ये हमारे साथ चाय पियेंगे और कुछ नाश्ता भी करेंगे। जी मैं इंतजाम किए देता हूं। आइए। हाँ राघवन। वाह, व्हाट अ रूम। बहुत ही शानदार कमरा है। अच्छा अब ये बताओ, तुम मुझे यहां क्यों लाए हो? राघवन यार, कल रात से मैं बड़ी उलझन में हूं। उलझन? अशोक, ये नई जगह है तुम्हारे लिए, हो सकता है तुम्हें रात में नींद ना आई हो। ऑन द कॉन्ट्ररी, कल रात को मुझे बहुत गहरी नींद आई। कल रात को मैंने... अच्छा यार, मेरे एक सवाल का जवाब दे। पूछो। ये पेंटिंग देख रहा है? वाओ, व्हाट अ नाइस पेंटिंग। माइंड ब्लोइंग। सचमुच बहुत ही खूबसूरत पेंटिंग है ये, और पुरानी भी। भाई, उस इंसान की दाद देनी पड़ेगी जिसने इसे बनाया है। पता नहीं किसी का इमेजिनेशन है या फिर कोई हकीकत। यही बताने के लिए मैं तुझे यहां लाया हूं राघवन। कल रात को जब मैं भवानीपुर आ रहा था, तो रास्ते में हूबहू ऐसी ही लड़की, ऐसी ही लिबास में मुझे मिली। ऐसी लड़की? हाँ, ये। तो इसमें कोई खास बात नहीं है अशोक।
दरअसल इस इलाके की सारी लड़कियां आज भी इसी किस्म के लिबास पहनती हैं। राघवन, राघवन मान लो तुम इस कमरे में बैठे हो और अचानक ये सारा कमरा रोशनी से भर जाता है। और फिर तुम्हें कहीं से एक सांस की आवाज सुनाई देने लगती है। उसके बाद तस्वीर की ये लड़की इंसान का रूप धारण कर अचानक तुम्हारे सामने आकर खड़ी हो जाती है और फिर संगीत की ताल पर घुंघरू खनखना कर नाचने लगती है। अचानक वो इस कमरे से बाहर निकल जाती है और इसी हवेली के टावर पर जाकर किशन किशन पुकारते हुए छलांग मार देती है और उसके बाद तुम्हारी आंख खुल जाती है। हाँ राघवन, बिल्कुल ऐसा ही हुआ, बिल्कुल ऐसा ही। लेकिन तुम्हें कैसे पता चला? अशोक, तुमने ख्वाब देखा है। ख्वाब? अशोक, तुम खामखा परेशान हो रहे हो यार। दरअसल तुम्हें यह ख्वाब सिर्फ इसलिए परेशान कर रहा है क्योंकि तुम्हारे अंदर का मैजिस्ट्रेट उस लड़की को इंसाफ दिलवाना चाहता है जिसे तुमने ख्वाब में ऊंचाई से नीचे गिरकर मरते हुए देखा है। दैट्स ऑल। आई थिंक इसके अलावा और क्या रीजन हो सकता है? मगर राघवन, हुजूर, नाश्ता तैयार है। अशोक, इन सब बातों से बाहर निकलने की कोशिश करो। ठीक है, चलो।
नवाब साहब शुरू किया जाए। इंतजार किस बात का किशन? तुम की बातें कर रहे हो ना, ना ये वो ख्वाब है कोई, ना ही कोई वहम, बल्कि वो उस ख्वाब का असर है जो तुम्हारे दिमाग में फतूर बनकर घुस गया है। और इसका एक ही रास्ता है। राघवन, तू क्या समझ रहा है कि मैं बिल्कुल ठीक समझ रहा हूं अशोक। अब तुम उस हवेली में नहीं रहोगे, तुम मेरे साथ मेरे क्वार्टर्स में रहोगे। क्या? जो मैं कह रहा हूं बिल्कुल ठीक कह रहा हूं अशोक। लेकिन राघवन तुम... लेकिन कुछ नहीं, तुम चलो मेरे साथ। राघवन चलो, तुम्हें नींद आएगी वहां पर, चलो। अशोक, ये ख्वाब नहीं, हकीकत है किशन। किशन? हाँ,
किशन। नहीं, मैं किशन नहीं, अशोक हूं। इस जन्म में तो यही तुम्हारा नाम है, मगर तुम मेरे किशन हो और मैं तुम्हारी कांता। कांता? हाँ, कांता। खादिम मियां। अरे हुजूर, आप इतनी रात को इस वक्त, खैरियत तो है? खादिम मियां, आप चलिए मेरे साथ, मैं आपसे एक बात पूछना चाहता हूँ। ऐसी कौन सी बात है हुजूर जो सवेरे तक आप इंतजार नहीं कर सकते? खादिम मियां, आप चलिए ना मेरे साथ, मैं बताता हूँ। आइए, जल्दी आइए, इधर आइए। खादिम मियां, एक बात बताइए, इस दीवार पर एक खिड़की हुआ करती थी ना? जी, मगर आपको कैसे पता? देखिए खादिम मियां, मेरे सवाल का जवाब सवाल से मत दीजिए। जी, यहाँ एक खिड़की हुआ करती थी और उसके सामने एक खूबसूरत झील भी। उस खिड़की से उस खूबसूरत झील का नजारा किया जाता था, लेकिन न जाने क्यों इस हवेली के मालिक ने उस खिड़की को तोड़वाकर दीवार उठवा दी। हुजूर, मैंने आपके सवाल का जवाब दे दिया, अब आप मेरी बात का जवाब दीजिए। खादिम मियां, मैं आपकी सारी बातों का जवाब दे दूंगा। पहले आप मुझे ये बताइए, ये जो पेंटिंग है, ये पेंटिंग किसकी है? हुजूर, इस दीवार के ऊपर इस तस्वीर से पहले एक और पेंटिंग टंगी थी। अब वो पेंटिंग हवेली के माल खाने में रखी है और उस पेंटिंग में लड़की के चेहरे पर घूंघट नहीं था हुजूर। खादिम मियां, मैं वो पेंटिंग देखना चाहता हूं। मैं जरूर दिखाऊंगा आपको हुजूर। यही तो रखी है। कांता? किशन? आप किशन को जानते हैं? जानता हूं, बहुत अच्छी तरह से जानता हूं। उस रोज जब हवेली में आपको पहली बार मैंने देखा था, तभी मैं चौंक गया था, लेकिन फिर मैंने उस ख्याल को अपने दिमाग से झटक कर निकाल दिया कि कहां वो तबला नवाज किशन और कहां भवानीपुर के मजिस्ट्रेट साहब अशोक चौधरी। खादिम मियां, उस रात को जब मुझे पहली बार देखकर आपके चेहरे के भाव बदले थे, मैं कुछ समझ नहीं पाया था। लेकिन एक बात बताइए,
आपने उसी रात मुझे सारी बातें क्यों नहीं बताई? हुजूर, अगर ये सारी बातें मैं आपको उस वक्त बता देता तो यकीनन मैं आज किसी पागल खाने में होता। कौन करता मेरी बात का यकीन हुजूर? आप ठीक कह रहे हैं खादिम मियां। अगर मुझे भी इस राज का पता ना चलता तो मैं भी शायद आपकी बातों पर यकीन ना करता। लेकिन खादिम मियां, कांता और किशन का क्या हुआ? मैं नवाब असलम खान साहब का खादिम तो जरूर था, लेकिन उनके जाती मामलात में कभी नहीं दखल दिया करता था। हुजूर, इस हवेली में 2 जिंदगियां करवट लेती थीं। एक जिंदगी सुबह से शाम तक और दूसरी जिंदगी शाम से तमाम रात तक। रक्कासा कांता बाई नवाब साहब के बुलाने पर ही मेरठ से यहां आई थी और नवाब साहब उसके रक्स पर फिदा थे और तबला नवाज किशन के ऊपर भी। उड़ती उड़ती खबर ये भी थी हुजूर कि रक्कासा कांता बाई तबला नवाज किशन को दिलो जान से चाहती थी और जाहिर है हुजूर, ये बात नवाब साहब को नागवार गुजरी। अचानक किशन गुम हो गया और उसके बाद कांताबाई भी नजर नहीं आई। ये क्या कह रहे हो अशोक? अभी तुमने कल ही कहा था कि तुमने जो कुछ भी देखा है वो सब एक ख्वाब है, और आज तुम कह रहे हो कि वो सब हकीकत है। हकीकत को हकीकत ना कहूं तो और क्या कहूं? ख्वाब तो नींद में देखे जाते हैं राघवन, और नींद टूटते ही उनका दिलो दिमाग पर कोई असर नहीं रहता। लेकिन जो कुछ भी मैं देख रहा हूं, जो कुछ भी मुझे दिख रहा है, वो ख्वाब नहीं है। तो मुझे ऐसा महसूस होने लगा है जैसे ये जगह भी मेरे लिए नई नहीं। मैं यहां पहले भी आ चुका हूं। शायद इसका ताल्लुक मेरे पिछले जन्म से है। ओह कम ऑन अशोक, व्हाट नॉनसेंस यू आर टॉकिंग यार। मेरा यकीन करो राघवन, ये मेरा ख्वाब या वहम नहीं है, ये सच्चाई है, हकीकत है। और इस बात की तस्दीक इस हवेली का पुराना मुलाजिम खादिम हुसैन कर सकता है। खादिम हुसैन? हाँ। अशोक, क्या हुआ अशोक? अशोक, उसके आने का वक्त हो गया है, वो मुझसे मिलने आएगी। अशोक, लिसन टू मी यार। अशोक, खादिम हुसैन। जी हुजूर। ये हवेली में क्या नाटक चल रहा है? जी देखो, मेरा नाम एसपी राघवन है। चोर, डाकू, बदमाश और गुंडे मेरे नाम से कांपते हैं। जिस भी इलाके में जुर्म काबू से बाहर हो जाता है वहां मुझे भेजा जाता है, और इसीलिए मैं यहां पर आया हूं। देखो, मैं सच्चाई जबान से नहीं बल्कि इंसान के दिल की गहराई से खींचकर बाहर निकाल लाता हूं, और इसीलिए तुम्हें हिदायत दे रहा हूं कि मुझसे झूठ बोलने की कोशिश मत करना। हुजूर, आप मुझसे पूछ रहे हैं या धमका रहे हैं मुझे? अच्छा, ये कांता कौन है? ये है नहीं हुजूर। थी। क्या मतलब? हुजूर, ये कांता बाई मेरठ की मकबूल रक्कासा थी जो आज से 32 साल पहले
हमारे नवाब असलम खान साहब की हवेली में उनके सामने मुजरा करती थी। रक्कासा कांता बाई असलम खान साहब की मंजूर नजर थी और खूबसूरत नौजवान तबला नवाज किशन भी था। तबला नवाज किशन और रक्कासा कांता के इश्क ने इसी हवेली में जन्म लिया था हुजूर। और अचानक एक रोज दोनों गायब हो गए। हवेली के लोगों का ख्याल था कि नवाब साहब के खौफ से दोनों ये इलाका छोड़कर भाग गए और कहीं दूर जाकर दोनों ने शादी कर ली। लेकिन इन सब बातों का डीएम अशोक चौधरी से क्या वास्ता है? हुजूर, हमारे डीएम साहब अशोक चौधरी और वो तबला नवाज किशन की सूरतें हूबहू एक सी। क्या? हुजूर, मैंने पहली बार जब डीएम साहब को इस हवेली में देखा तो मैं खुद सकते में आ गया। मुझे खुद अपनी आंखों पर भरोसा नहीं हो रहा था कि मैं मैजिस्ट्रेट अशोक चौधरी साहब को देख रहा हूं या उस तबला नवाज किशन से रूबरू हूं। तुम्हारी इस बात की तस्दीक तुम्हारे अलावा और कौन कर सकता है? खुद डीएम अशोक चौधरी साहब। चुप रहो, उनका नाम मत लो। उनके अलावा कौन कर सकता है? बात तो बहुत पुरानी है हुजूर। जब कांताबाई इस हवेली में रक्स करने आया करती थी तो उनके साथ उनकी बड़ी बहन स्वर्णलता और एक सारंगी नवाज जमुना प्रसाद भी आया करते थे। वो दोनों मियां बीवी थे हुजूर, और आज भी दोनों जिंदा हैं और यहीं रहते हैं हुजूर। और उनके अलावा एक खास शख्सियत और है हुजूर। खास शख्सियत? कौन है वो? हमारे मालिक नवाब असलम खान रोहिला। भला वो कैसे भूल सकते हैं उन दोनों शक्लों को? नवाब असलम खान रोहिला। आप यहां? जी हां, मैंने अभी कुछ दिन पहले ही यहां का चार्ज लिया है। कुछ आपसे मुलाकात भी कर लूं? अच्छा। नवाब साहब, वो आपकी हवेली जो सर्किट हाउस है, अब वहां पर डीएम साहब का ऑफिस हो गया है। तो इसी बहाने एक बार वहां जाने का इत्तेफाक हुआ था। उसके बाद तो सिलसिला ही लग गया वहां जाने का। जी, अब वो जमाने नहीं रहे। हालात की गर्दिश ने सब कुछ बदल कर रख दिया है। जी नवाब साहब, मैंने बहुत सी दिलचस्प दास्तानें सुनी है उस हवेली के बारे में। सुना है कि पहले जमाने में रातों को गीत और संगीत की महफिलें हुआ करती थी। जी, मगर सब ख्वाब सा लगता है। नवाब साहब, एक नाम खास तौर पर उस हवेली से जुड़ा हुआ था, शायद आपको याद हो। कौन सा नाम? कांता। कांताबाई। कांताबाई? जी हाँ, वो तो आपकी महफिलों की खास रकासा हुआ करती थी, ऐसा मैंने सुना है। आपको तो याद ही होगा। जी, कांताबाई, मेहताब जान, जीनत जहां और न जाने कितने नाम हैं। अभी अभी आपने याद दिलाया, वरना हमें तो कुछ भी याद नहीं रहा। खैर, यहां आने का शुक्रिया। जी, खुदा हाफिज। खुदा हाफिज। हुजूर एसपी साहब, नमस्ते। जी, मेरा नाम जमुना प्रसाद है और ये मेरी बीवी स्वर्णलता। हुजूर, नाच गाने का पेशा अब हमने छोड़ दिया है। अब मैं एक छोटा सा संगीत स्कूल चलाती हूँ। हुजूर, पूछ सकता हूँ आपने हमें यहाँ क्यों तलब किया है? घबराओ नहीं। दरअसल
एक खास काम के लिए बुलवाया है हमने तुम दोनों को यहाँ पर। क्या खास काम है हुजूर? राघवन, तुमने मुझे यहाँ बुलाया? किशन, 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 मैं स्वर्णलता, कांता की बड़ी बहन। मुझे नहीं पहचाना तुमने? और मैं जमुना, जमुना प्रसाद, सारंगी बजाता था। कितनी बार संगत की है मैंने तुम्हारे साथ तबले पर। तुम बिल्कुल नहीं बदले, बिल्कुल वैसे की वैसे ही हो। अगर कुछ बदला है तो सिर्फ ये तुम्हारा पहनावा। किशन, पर इतने समय बाद मिले हो तो कम से कम इतना बता दो कि मेरी बहन कांता कहाँ पर है। बताओ किशन। चुप क्यों हो भैया? बताओ किशन। बताओ कांता कहाँ है? जिन्हें आप लोग किशन समझ रहे हैं वो किशन नहीं है। भवानीपुर के डीएम अशोक चौधरी साहब हैं। नहीं साहब नहीं, कुदरत हमारे साथ इतना बेरहम मजाक नहीं कर सकता। कुदरत हम सबके साथ ऐसा बेरहम मजाक कर चुकी है। आपकी बहन कांता अब इस दुनिया में नहीं रही। वहम हकीकत में बदल गया। तुमने खुद मेरी आंखों के सामने अपनी और किशन की मोहब्बत की दास्तान इस तरह रखी कि अशोक चौधरी का वजूद मुझे बेगाना से लगने लगा। कांता, आज मैं 2 दिनों से तुम्हारा इंतजार कर रहा हूं। अगर तुम नहीं आई तो मैं ये सोचने पर मजबूर हो जाऊंगा कि आज तक जो कुछ भी मैंने देखा था, जो कुछ भी मैंने सोचा था, वो मेरे जहन का फतूर था, मेरी आंखों का धोखा था, एक वहम था। और अगर ऐसा ही होना था तो फिर तुमने मुझे मेरे पिछले जन्म की यादों में क्यों झोंका कांता? तुम्हें आना ही होगा कांता, तुम्हें आना ही होगा। मेरे किशन, मुझे माफ कर दो। तुम जिंदा लोग रूहों की मजबूरियां नहीं समझ सकते। कांता, आज मैं तुम्हारी बड़ी बहन स्वर्णलता से मिला। उसने मेरे सामने एक ऐसा सवाल रखा जिससे मैं बहुत परेशान हो गया। वो मुझसे पूछ रही थी, मेरा मतलब है वो किशन से पूछ रही थी कि कांता कहाँ है। तुम्हारे किशन पर यह इल्जाम है कि वो कांता को भगाकर कहीं ले गया। मुझे तो कुछ पता नहीं, मुझे तो कुछ भी याद नहीं। लेकिन कांता, तुम तो एक आत्मा हो ना, तुम्हें तो सब कुछ मालूम है, सब पता है। मुझे बताओ ना, सच्चाई क्या है? यही तो बताने आई हूं। मुझे खुशी है इस बात की कि तुम्हें किशन की सच्चाई का एहसास तो हुआ। एहसास? ये हवेली तो क्या, भवानीपुर का चप्पा चप्पा याद आ रहा है मुझे। सब कुछ धीरे धीरे याद आ रहा है। तुम्हारी बेपनाह मोहब्बत भी याद आ रही है कांता। लेकिन किशन, तुम्हें ये याद नहीं आ रहा कि हमारी बेपनाह मोहब्बत की वजह से तुम पर क्या बीती और मुझ पर क्या बीती। ये मैं तुम्हें बताती हूँ। मेरे महबूब, सुनिए, मेरे किशन,
सुनिए ना, पहरे इतने सख्त है कि देखिए किसी के खत को ऐसे नहीं पढ़ा खौफ सा करते। बना रहता है। फिर भी ये दिल है किशन, जो किसी भी शक्ति, किसी भी पहरे को नहीं मानता। वैसे नवाब साहब की नजरें इनायत तो है मुझ पर, लेकिन वो बेमानी नहीं है। उनका भी खौफ है दिल पर। फिर भी मैं अपने जज्बात, अपना एहसास, अपना पूरा वजूद इस गुलाब की शक्ल में तुम्हारे कदमों में रखने आए। तुम्हारी नजरें देखकर दिल यही कहता है कि जो आग इधर है वही आग उधर भी है। इसके बाद भी जब अपनी तरफ देखती हूं तो अपने छोटेपन के एहसास में घिर जाती हूं कि कहां मैं एक नाचने वाली, तुम्हारा ऊंचा खानदान, कहां जमीन, कहां आसमान, कहां आफताब, कहां जर्रा। तुम्हारी, सिर्फ तुम्हारी कांता। आपके यहां चांद को जर्रा कहते हैं? हमारे यहां तो चांद को चांद ही कहते हैं। वैसे तो चांद आसमान पर रहता है, लेकिन इस चांद ने अपना दिल किसी जमीन वाले को दे दिया है। अब आप ही बताइए, चांद का खानदान ऊंचा है या फिर जमीन पर रहने वाले का? लेकिन चांद में दाग होता है। ये तो देखने वालों की नजर का फर्क है। मेरा चांद बेदाग है और ये आसमान से जमीन पर उतर आया है। लेकिन मेरी समझ में नहीं आता कि मैं इसे कैसे यकीन दिलाऊं कि उसका चकोर एक परिंदा है जो चांद के धोखे में अंगारे खा लेता है और इसी तरह चांद की मोहब्बत में अपनी जान दे देता है। भगवान की सिर्फ जिंदगी की बातें करो। कांता, मैं ये बात अच्छी तरह जानता हूं कि अगर नवाब को हमारी मोहब्बत का पता चल गया तो कयामत आ जाएगी। लेकिन मैं तुमसे वादा करता हूं, सिर्फ मौत ही हमें जुदा कर पाएगी कांता, सिर्फ मौत। हवा की शह पाकर धूल में यह हौसला पैदा हो गया कि वो आसमान में उड़ना चाहती है। एक हकीर जर्रा आफताब के मुकाबिला कर खड़ा हो गया। एक रास्ते का भिखारी जिसे हमारी मेहरबानियों ने इस रियासत का फनकार बना दिया, जिसे हमारी दरिया दिली ने बड़े लोगों की महफिल में बैठने की इज्जत बख्शी, आज उसने हमारी गैरत को ललकारने की कोशिश की है। उसने हमारी इज्जत के साथ खेलने की कोशिश की है। हम ये जानना चाहते हैं कि उसे ये शय देने वाला कौन है। हम ये जानना चाहते हैं कि इस मामले में कोई आप तो शामिल नहीं है। हुजूर नवाब साहब, आपका करम, आपकी इनायत, आपकी नवाजिश, इन सब के बदले हम आपको कुछ भी नहीं दे सकते। ये घुंघरू जो मेरी मर्जी के बगैर किस्मत ने मेरे पैरों में बांध दिए हैं, ये आपकी मेहरबानियों के मोहताज हो सकते हैं। मेरे नाम पर रक्कासा की मोहर लगाकर जिंदगी ने गाने बजाने की जो तालीम मुझे दी है, ये सब आपकी नवाजिशों की गुलाम हो सकती हैं। लेकिन मेरे दिल पर, मेरे जज्बात पर दुनिया की कोई भी दौलत, कोई भी ताकत गुलाम नहीं बना सकती। ये दिल के सौदे हैं नवाब साहब, इसमें हैसियत नहीं देखी जाती। सच कहा तूने। हमने भी तेरी हैसियत देखी नहीं थी और अपना दिल निकाल कर रख दिया था तेरे कदमों पर, एक रक्कासा के कदमों पर। नहीं कांता, नहीं।
हम आपको हुक्म देते हैं कि आज के बाद आपकी जबान से किशन का नाम नहीं निकलेगा। आज के बाद आपके एहसास में किशन नाम के शख्स का वजूद नहीं होगा। आज के बाद आपकी जिंदगी से किशन का नाम इस तरह से मिट जाएगा जिस तरह हवा के झोंकों से रेत पर लिखी हुई तहरीर मिट जाती है। नवाब साहब, अब आज तक कांता के कर्म फरमा थे, उसके भाग्य विधाता नहीं बन सकते। किशन मेरी जिंदगी का मालिक है। अच्छा, तो किशन का नाम आप अपने दिल से नहीं मिटा सकती। नवाब साहब, प्यार करने वाले मोहब्बत को अपने दिल में जिगर के खून से लिखते हैं, जिससे ना तो जमाने की दौलत मिटा सकती है और ना ही किसी नवाब की ताकत। टुकड़े टुकड़े करके रख देंगे हम उस कमीने के। उसकी हस्ती, उसका नाम और निशान तक मिटा देंगे। उसकी लाश तक का पता नहीं चलेगा। तू समझ कि तेरे इनकार के जवाब में हम किशन से ये जिंदगी छीन लेंगे। और हमारे खिलाफ आवाज उठाने की हिम्मत किसमें है? यहां हमारी हुकूमत है। हमारे खिलाफ तो अंग्रेज बहादुर भी एक लफ्ज भी बोल नहीं सकते। कांता, आपको अभी इसी वक्त ये इकरार करना होगा कि आप हमारी हैं, सिर्फ हमारी। वरना बाहर खड़े ये हमारे गुलाम हमारे एक इशारे पर आपके किशन का नामो निशान तक मिटा देंगे। नहीं नवाब साहब, मुझे कुछ वक्त दीजिए। ये दिल के फैसले हैं, जल्दबाजी में नहीं किए जा सकते। ठीक है, हम आपको आज रात ठीक 12 बजे तक की मोहलत देते हैं। पर याद रहे, अगली सुबह तो होगी, लेकिन किशन की जिंदगी का सूरज हमेशा के लिए डूब जाएगा। किशन, तुम्हें समझा नहीं सकती कि वो सारा दिन मैंने किस तरह से बिताया। मैं जानती थी कि नवाब साहब की बात मानकर मैं उम्र भर के लिए खुदकुशी करने जा रही हूं, लेकिन कहीं एक दिल के कोने से आवाज आई कि कांता, जिससे तू प्यार करती है, उसकी जिंदगी तेरे प्यार से कहीं ज्यादा कीमती है। और इस तरह से प्यार हार गया और खौफ जीत गया। मुझे रात के 12 बजने से पहले नवाब साहब के पास जाना था। तुम लोगों ने इसे लाने में इतनी देर क्यों कर दी? नवाब साहब, इसको काबू करने में बहुत वक्त लग गया। क्या हुक्म है? कहिए तो इसकी बोटियां छटका दें। नहीं, इसे सजा हम अपने हाथों से देंगे। हम चाहते हैं कि कांता के आने से पहले इसे मारकर इसे दफना दें। किशन! किशन! ये तुम्हें क्या हुआ किशन? किशन, कुछ बोलो किशन! नहीं, नहीं! मैं मर जाऊंगी। मुझे छोड़ के नहीं जा सकते। असलम खान!
की मोहलत दी थी ना। देख देख अभी 12 नहीं बजे हैं। मैं तो ये तय करके आई थी कि अपनी पूरी जिंदगी किशन की जिंदगी के बदले तेरे पास गिरवी रख दूंगी। तो सिर्फ ये चाहती थी कि मेरा प्यार जिंदा रहे, मेरा किशन जिंदा रहे। और तूने असलम, तूने जो करना था वो तूने कर दिखाया। अब मेरी बात कान खोल के सुन ले। तुझे कांता किसी कीमत पर नहीं मिलेगी, क्योंकि उसे किशन के साथ जाना है। वो जिंदा थी तो किशन के लिए, और अब मरेगी तो किशन के लिए। आप यहां से बाहर नहीं जा सकती कांता। अरे कौन रोकेगा मुझे? तू या तेरी ही बुज़दिल जज़ार? और इस तरह हम मिलने से पहले बिछड़ गए, लेकिन मिलन की प्यास अधूरी रही। मेरी प्यासी आत्मा भटकती रही तुम्हारे लिए। लेकिन जिसने हमें जुदा किया, जिसने तुम्हारा कत्ल किया, जिसने मुझे मरने पर मजबूर किया, वो जिंदा है अभी तक। तुम्हें इंसाफ जरूर मिलेगा कांता। नवाब असलम खान किशन का कातिल है, और उसकी वजह से तुम्हें भी अपनी जान देनी पड़ी। उसे उसके गुनाहों की सजा जरूर मिलेगी। हाँ, उसे उसके गुनाहों की सजा मिलेगी, तभी मेरी आत्मा को शांति मिलेगी। उसने मेरे प्यार को मुझसे छीना, मेरे महबूब को मुझसे छीना, और मरकर भी मेरी आत्मा भटक रही है। तुम बिल्कुल फिक्र मत करो कांता, वो मुजरिम अपने अंजाम तक जरूर पहुंचेगा। हुजूर, तुम जाओ यहां से। ठीक है। जब्बार! कौन है? हुजूर, मैं जब्बार। जब्बार, ये सब क्या हो रहा है? पता नहीं कैसे अचानक मौसम बदल गया है। लगता है तूफान आने वाला है। ये रोशनी भी कैसे आंख मिचोली खेल रही है, इसीलिए मैं लालटेन लाया हूँ। ले आओ अंदर। जी हुजूर। रख दो। जाओ, जाकर देखो बिजली कब तक आएगी। जी हुजूर। आदाब अर्ज़ है नवाब साहब। किशन। नवाब साहब, कांता। शुक्र है आपको ये नाम तो याद रहा। जब्बार! जब्बार! किसी और को बुलाने की क्या जरूरत है नवाब साहब? क्या हम दोनों काफी नहीं हैं आपकी खिदमत के लिए? ऐसी तूफानी रातों में महफिल सजाने का बहुत शौक है ना आपको? नवाब साहब, आप इस कदर खौफज़दा क्यों हो रहे हैं?
पहले तो आप ऐसे नहीं थे। हाँ नहीं, हाँ हम खौफजदा नहीं, ये जरूर हमारी नजरों का धोखा है। तुम लोग बहरूपी हो। नहीं नवाब साहब, मैं बहरूपिया नहीं, किशन हूं, किशन। और मैं कांता। नहीं, ये हमारा नशा है जो हमारे होशो आवाज खो रहा है। तू जिंदा कैसे हो सकता है किशन? हमने खुद तेरे पेट में अपने हाथों से खंजर घोंपा था और तूने वहीं हमारे सामने दम तोड़ दिया था। और ये कांता तेरी मौत के सदमे में हमारी हवेली से कूद गई थी, अपनी जान दे दी थी इससे। तुम दोनों को हमने दफन करवाया था। बात का ना तो कोई सबूत रहा, ना कोई गवाह। लोग तो इस किस्से को भूल चुके। तुम्हारा खेल खत्म हुआ असलम खान रोहिला। अभी अभी तुमने कत्ल का एक बालिग जुर्म किया है। वो कत्ल जो आज से 32 साल पहले उस हवेली में हुआ था जो सर्किट हाउस है। जिस शख्स का कत्ल तुमने किया था उसका नाम बेशक किशन ही था, लेकिन जिसे तुमने किशन समझा वो किशन नहीं बल्कि भवानीपुर के डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट अशोक चौधरी साहब है। तबला नवाज किशन के हमशक्लिया। ये अगर डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट साहब हैं तो फिर ये कांता नवाब साहब, ये उसी बदनसीब कांता की भटकती आत्मा थी जो आज तक इंसाफ की तलाश में भटकती रही। उसने मेरी शक्ल में किशन को देखा, वो मुझसे मिलने लगी। ये सारी कहानी उसी ने मुझे सुनाई, वरना आपके गुनाहों पर तो कब की मिट्टी पड़ चुकी थी। यू आर अंडर अरेस्ट नवाब असलम खान रोहिला। मुझे इंसाफ मिल गया किशन। अच्छा हुआ मेरी आत्मा शांत हो गई। अब मैं यहां नहीं रुक सकती, मुझे जाना ही होगा। हाँ कांता, इंसाफ तो हो गया। नवाब को उसके किए की सजा भी मिल गई, लेकिन तुम्हें तुम्हारा महबूब नहीं मिल सकता तब तक जब तक वो खुद एक आत्मा ना बन जाए या फिर तुम्हारी आत्मा को कोई शरीर ना मिल जाए। मेरे महबूब, मेरे किशन, प्यार करने वालों के साथ ज़माना लाख बेइंसाफी करे, लेकिन कुदरत उनके साथ जरूर इंसाफ करती है। हम जरूर मिलेंगे। कब और कैसे ये मैं तुम्हें नहीं बता सकती। मैं उस दिन का इंतजार करूंगा। अशोक, नवाब की निशानदेही पर हमने उस खाई से 2 ढांचे बरामद कर लिए और वो खंजर भी जो उसने किशन के पेट में घोंपा था। अब उसे सजा से कोई भी नहीं बचा सकता। और हां, तुम भी अब इस हवेली में नहीं रहोगे। तुम्हारे लिए बंगले का इंतजाम हो गया है। चलो मेरे साथ। कहां? अरे और कहां, मेरे घर। आइए आइए मिस्टर अशोक चौधरी। राघवन, तुम मुझे यहां क्यों ले आए? दरअसल मुझे आपसे बहुत जरूरी काम है और वो आपको यहां लाए बिना पूरा होता नहीं। इसलिए मैं आपको यहां पर लाया। जरूरी काम? अशोक, अरे माँ, तुम यहां? व्हाट अ प्लेजेंट सरप्राइज। जीते रहो। देखो, अब बहुत हो चुका। अब मैं तुम्हारी मनमानी बिल्कुल नहीं चलने दूंगी। मैं उसे भी अपने साथ लेकर आई हूँ जो जिंदगी भर तुम्हारे साथ रहने वाली है। क्या मतलब है आपका?
मतलब मैं तुम्हें अभी समझाती हूँ, जरा उधर देखो। प्लीज आइए। अशोक, देख इसे और फैसला कर, हाँ या ना। हाँ माँ, हाँ।